तो देखा आपने चुनाव 2024 के सियासी रण को साधने के लिए, जीतने के लिए किस तरह से एक एक पासा, एक एक मोहरा ठीक तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुभाषिनी यादव हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए मीनाक्षी शर्मा जी हैं, मीनाक्षी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत मीनाक्षी जी आप ही से करूंगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रभु श्री राम से उनकी तुलना करना, या इस बार जो 72,000 करोड़ का दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया है उसे राम राज्य वाला बजट कहना, कि क्यों जरूरत आन पड़ी प्रभु श्री राम से तुलना करने की, या प्रभु राम या राम राज्य से इस बजट की तुलना करने की? क्योंकि आप ही की सहयोगी जो बगल में बैठी हैं कांग्रेस पार्टी की नेता, कई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कहते नजर आते हैं कि भाई बीजेपी श्री राम के नाम पर वोट बटोरने के लिए श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। अगर बीजेपी राम के नाम पर वोट बटोरने के लिए श्री राम का इस्तेमाल कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जो आज श्री राम का नाम का इस्तेमाल किया, वो किस उपलक्ष्य में था? देखिए कुणाल जी, आज जो दिल्ली की जनता के बजट पेश किया गया विधानसभा के अंदर, वो आज तक का बेहतरीन बजट है। हमने 9 सालों में हर साल बेहतर से बेहतर बजट दिया है। हर साल बजट बढ़ाया है हमने, और हर वर्ग का ध्यान रखकर बजट पेश किया है। और खास तौर से आज जो बजट पेश किया उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और 76,000 करोड़ का बजट अपने आप में बहुत मायने रखता है। जो दिल्ली की जनता को सौगातें मिली हैं, जो चीजें मिली हैं, दिल्ली की जनता बहुत खुश है। खास तौर से हमारी माताएं बहनें और हमारी बेटियां बहुत खुश हैं, क्योंकि आज उन्हें एक सौगात मिली है। उनके भाई ने, उनके बेटे ने उनके लिए जो ये सौगात दी है, सम्मान राशि जो योजना लाई है, उससे वो बेहद खुश है। क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल जी पर पूरा भरोसा है कि जो वो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आज तक उन्होंने जितने वादे किए हैं वो पूरे करे हैं, और दिल्ली की जनता ने उन्हें सराहा है। क्योंकि आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं आई जिसने अपने वादे करके वो सब मुकर जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये विश्वास दिलाया दिल्ली की जनता को कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप जो कहते हैं वो कर सकते हैं, और हर काम संभव है। और दिल्ली की जनता आज बेहद खुश है आज के बजट से। और राम राज्य का बजट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, राम राज्य का मतलब है कि जिस राज्य में जनता खुश हो, जनता खुशी मनाए, और जनता हर तरीके से खुश रहे, वो राम राज्य होता है। और दिल्ली की जो जनता है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उस बजट को पेश किया गया है, इसलिए हर वर्ग खुश है। पूरी जनता खुश है कि आज जो बजट पेश किया गया उससे दिल्ली का बहुत ही फायदा होने वाला है, दिल्ली के लोगों का फायदा होने वाला है, क्योंकि एक ईमानदार सरकार ने बजट पेश किया है। और देखिए, तो क्या इसे चुनावी बजट ना कहा जाए, क्या इसे चुनावी रेवड़ी या चुनावी शिगुफे ना कहा जाए? पिछली बार 35-36,000 का बजट और इस बार सीधे 72,000 करोड़ का बजट, तो क्या माना जाए? बीजेपी तो कह रही है कि भैया आपका आखिरी बजट है, अब की बार जो इसी साल चुनाव है उसमें आपका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, बीजेपी तो आपने देखा, उनकी शक्लें बता रही है किस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं। क्योंकि उनको पता है कि जब ये आज जो बजट आया है, उन्होंने जनता में अगर जाकर देखा होगा तो जनता बहुत खुश है। उनको पता है कि दिल्ली में चुनकर तो वो कभी नहीं आने वाले, क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से इतनी खुश है कि अब सपनों में भी भूल भूल जाए कि वो जीत कर आ सकते हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता के दिलों में बसते हैं केजरीवाल जी। इसीलिए तो ये काला अध्यादेश लाकर इन्होंने सारी पावर छीन ली, क्योंकि इन्हें पता था कि दिल्ली की जनता इन्हें कभी चुनकर लेकर नहीं आएगी। आज क्योंकि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है, केजरीवाल को पसंद करती है, क्योंकि केजरीवाल ने जो कहा है वो करा मैम है। सीधा उसकी स्पष्ट सवाल है, गारंटी अगर है, दिल्ली की मोदी जनता जी की आम आदमी गारंटी पार्टी के नहीं है। कामों से एकदम संतुष्ट है, खुश है, आम आदमी पार्टी पहली पसंद है, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें देकर आप लॉस में क्यों जा रहे हैं? ज्यादा बेहतर होता ना कि 7 सीटों पर आप ही चुनाव लड़ लेते, शायद ज्यादा बेहतर रिजल्ट आते। कुणाल जी, आपको ही पता होगा, ये लोकसभा का इलेक्शन और ये देश का इलेक्शन है, और देश हित के लिए हमने ये गठबंधन किया है। क्योंकि आज जिस तरीके से देश की स्थिति हो गई है, जिस तरीके से महंगाई से जनता त्रस्त है, जिस तरीके से बेरोजगारी से त्रस्त है, जिस तरीके से महिला सुरक्षा आज के देश में बिल्कुल भी खत्म हो गई है, महिलाएं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं, कानून व्यवस्था खराब हो गई है, देश कर्जे में डूबे जा रहा है, रुपया डूबे जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि देश के हालात बद से बदतर होता जा रहा है। और उसके ऊपर इनकी तानाशाही, जिस तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तानाशाही से सरकार चला रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं।
और जिस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं, आज देश के लिए बहुत जरूरी है कि सबको एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार को, जो लोकतंत्र की हत्यारी है, उसको देश से मिटा देना है। इसलिए हमने लेकिन बड़ा सवाल यह है ना कि जो क्लियर है और हम स्क्रीन पर नजर आ रहा है एकजुटता, क्या पर्दे के पीछे भी वो एकजुटता बनी है या नहीं है? सुभाषिनी जी, सीधा स्पष्ट सवाल है आपसे कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है मीनाक्षी शर्मा जी, वो सीधा कहती नजर आए कि भाई दिल्ली की जनता को आज तक ऐसा किसी ने बजट नहीं दिया कि दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। तो शायद सीधा इशारा कांग्रेस पार्टी पर ही होगा, बीजेपी पर तो नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में नहीं रही दिल्ली में। 3 टर्म शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो शायद आम आदमी पार्टी की नेता ये कहना चाह रही है कि भाई कांग्रेस की जो 3 टर्म की सरकार थी जिसमें शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने वो डिलीवर कर पाया जो कांग्रेस पिछले 15 सालों में ना कर पाई। नमस्कार, कैन यू हेयर मी? जी मैम। हाँ जी, पहले बात तो मैं आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है श्रीमती, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 प्लीज। जी, पहली बात तो मैं मीनाक्षी शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगी कि इतना अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है, क्योंकि आज जिस संकट की घड़ी में हमारा देश है, हम ऐसी उपेक्षा करते हैं कि देश की सारी जो ऑपोजिशन की लीडिंग पार्टीज हैं एक साथ आए और जनहित की बात करें, क्योंकि आज देश में हर तरीके से सिर्फ जनता के हकों की बात नहीं हो रही है, बाकी सारी बातें हो रही हैं। अगर आप देखें कांग्रेस गवर्नमेंट, ये कोई पहला नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने किया हो ऐसा। अभी हाल ही में तेलंगाना में भी जो हम लोगों की महालक्ष्मी स्कीम थी, आपको जानकारी होगी, उसमें भी महिलाओं और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर को भी रखा गया है, जिसके अंदर उनको बस सुविधाएं मुफ्त की गई हैं। आप अगर पिछले उसमें देखेंगे कार्यकाल में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश में जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, वो लगातार महिलाओं के हक में काम कर रही है। चाहे वो हिमाचल कांग्रेस ने 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि निकाली हो, या फिर जो हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना, जो महिलाएं लोन ले सकती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो योजनाएं हो, या फिर राजस्थान में जो हमारी सरकार थी अशोक गहलोत जी की, उन्होंने तो बम्पर महिलाओं के लिए ऐसे काम किए थे जो आज तक किसी भी सरकार ने, राज्य सरकार ने नहीं किए हैं। उसके अंदर जो मतलब वो मील के पत्थर साबित हुई हैं। तो पहली बात तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगी कि एक सही दिशा में हमारा गठबंधन काम कर रहा है, जो महिलाओं की, युवाओं की, बुजुर्गों की और हर वर्ग का ध्यान रखते हुए ऐसा बजट पेश किया गया है। हम आपस में मिलके काम कर रहे हैं, एक गठबंधन में है। आने वाला चुनाव लोकसभा का भी हम साथ मिलके लड़ने वाले हैं, तो इन सब मुद्दों के साथ हम लोग जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, कांग्रेस को भी आपने सुन लिया, आम आदमी पार्टी को भी आपने सुन लिया। कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं सुभाषिनी जी, वो कह रही हैं कि भाई गठबंधन सही दिशा में काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। यानी कि जो बीजेपी का नारा था ना कि यही समय है, सही समय है, वो कांग्रेस की तरफ से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। 7 सीटों पर सीट शेयरिंग हुई है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, और अब 72,000 करोड़ का ये बजट। मनोज तिवारी जी तो कहते नजर आए कि यह आखिरी बजट है, इसके बाद आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन लेकर चल रहे हैं? क्या 2014 या 2019 के इतिहास को आप भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी दोहराने जा रही है? नमस्कार कुणाल जी, सबसे पहले तो देखिए मैं एक तथ्य रख देता हूं। पिछले 2 आम चुनाव में भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित 1985 और आम आदमी पार्टी स्थापित 1911-12, जो भी, ये दोनों अलग अलग लड़े थे। और इन दोनों पार्टियों के जो मत का प्रतिशत था, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, इन दोनों पार्टियों के मत के प्रतिशत को मिला करके भी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से 10% ये मिला के कम था। तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल होता है, और शायद ये लोग स्वीकार न करें, क्योंकि देखिए हर पार्टी अपने अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहती है। छोटे छोटे से सवाल हैं, उनके जवाब से ही जनता समझ जाती है कि आपका दिल्ली में गठबंधन हुआ, 7 में से 3-2 जैसे भी आपने किया, वही गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है? वहां पे एक दूसरे के बहुत बड़े विपक्षी दल हैं।
तो किस आधार पे आप जनता को समझाएंगे? देखिए दूसरा, पांडे जी, यहाँ पर मुद्दों की बात होनी चाहिए। ये यहाँ पर मैं गठबंधन की चर्चा ठीक करने तो ठीक है आए नहीं है। सुहासिनी ये जी, फिर से वही काम ओपनिंग कर रहे हैं, ये नहीं, मुद्दों से ओपनिंग भटका कमेंट रहे है, हैं सुन लेते लोगों हैं मैम। को। मैम कुणाल ओपनिंग जी, कमेंट है, मैं सुन बीच में लेते हैं, नहीं वो भी बोला आपकी था, बारी थोड़ा पर सा होगी। बता दिया करिए ना, गाइडलाइन जारी कर दिया करिए कि ठीक कोई ठीक बोलता हो तो ठीक। बीच में नहीं बोलना चाहिए, बारी का इंतजार करें। मैं तो नहीं बोला बीच में, बहुत अवसर थे बोलने के। तो मैं विनती करूंगा कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दिल्ली की जनता, लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो जनता जनार्दन होती है और जनता के ही बातों को रख करके आगे बात की जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज अपना बजट प्रस्तुत किया है। अब उसमें देखिए 2-3 चीजें हैं जिस पे उन्होंने बड़ा एम्फसाइज करके बोला, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल। आखिर क्या ऐसी बात हो गई पिछले बजट में, क्या कमियां रह गई, आपने कहां से प्लानिंग ठीक नहीं की, जिसके कारण से इस बार अरविंद केजरीवाल जी को यह भाषण देना पड़ा कि आप जल बोर्ड से बिल आए तो उसको मत पे करिएगा। यानी सरकार का नुमाइंदा ही सरकारी काम को उल्टा करने की बात कर रहा है। इस बार जो आपने बजट बनाया है उसी प्रकार से, ये मेरे व्यक्तिगत डेटा नहीं है, शिक्षा में सरकारी स्कूलों में जो छात्र हैं उनकी संख्या घटती जा रही है। आपने बहुत इसका मार्केटिंग की, बहुत अलग अलग अखबारों में पैसे देकर छपवाए कि हमारा शिक्षा का मॉडल बहुत बढ़िया है, तो आखिर वो संख्या घट क्यों रही है? क्या दिल्ली में जनसंख्या कम होने लगी है या दिल्ली के छात्र किन्हीं अन्य राज्यों में जाने लगे हैं? दूसरी बात, अभी एक पैथोलॉजी का घोटाला निकला था जिसमें हम ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसको उठा रहे थे। हो सकता है बड़े लेवल पे वो बात ना आई हो, ना किया गया हो, लेकिन जब वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही जब गए और उस पैथोलॉजी को जब अपना टेस्ट वगैरह दिया उससे वो खुला, फिर आरटीआई और बहुत सारी बातें होती हैं। अब ये सारी बातें जब आ जाती हैं, आपने शुरू में, कार्यक्रम के शुरू में आपने बताया कि हमारी पार्टी के सांसद और नेता मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि इनका आखिरी बजट है। ठीक है, जब तक जनता ने इनको जनादेश दिया तब तक तो ये बजट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आम चुनाव से पहले की जो स्थिति है, ये जिस प्रकार से लोक लुभावनी बातें हो रही हैं और जिस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का, आप ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है। 2009 में इन्होंने कांग्रेस के ही 25 बड़े से बड़े वकील आकर के ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या वही कार्यकर्ता उन्हीं आधार पे जाएंगे? देश की जनता को कहा जाता है, मतदाता को या भारत की जनता को कहा जाता है कि भुलक्कड़ है। नहीं सर, भुलक्कड़ नहीं है, सब चीजें ध्यान रखती है। वही अभी पीछे कुछ समय चुनाव हुए तो हमारी पार्टी को भी शिकस्त खानी पड़ी, तो क्या इस आधार पर मैं कहता फिरूं कि नहीं जनता का दोष है? अरे जनता का दोष नहीं है। वो राज्य में जब चुनाव होते हैं तो अपने भविष्य को ध्यान में रख करके, अपनी बातों को, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके जनता मत वोट देती है। उसी प्रकार से केंद्र का सिनेरियो थोड़ा दूसरा होता है, लेकिन पिछले 2 आम चुनाव, 10 वर्ष का बहुत बड़ा समय होता है। 10% जिंदगी के अगर कोई 100 वर्ष जीता तो बीत जाता है। दो आम चुनाव में तो आपका पत्ता खुला नहीं, जमानत जब्त हुई ऊपर से। दोनों पार्टियों का मिला के हमसे 10% से आपका 10% कम है। लेकिन प्रदीप जी, मेरा सीधा स्पष्ट सवाल है कि जो गठबंधन हुआ है दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में, और दिल्ली में जो 72,000 करोड़ का जो बजट सामने आया है, क्या एनडीए या मुख्य रूप से बीजेपी प्रेशर फील कर रही है कि भाई सामने जो चुनौती है वो अब और मजबूत होती जा रही है, उनकी तरफ से जो चुनौतियां हैं वो धार देने वाली हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक 7 में से 5 सीटें जो दिल्ली की अनाउंस हुई हैं उनमें से 4 सिटिंग सांसदों को क्यों हटाना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नए चेहरों को, नए लोगों को अवसर देने की परिपाटी रही है। कार्डर बेस्ड पार्टी है। मैं अपनी पार्टी की तारीफ में 24 के 48 100 घंटे बोल सकता हूं, मेरी इतनी क्षमता है। लेकिन आपके कार्यक्रम और जनता का समय बहुत लिमिटेड है, तो मैं उसी को ध्यान में रख करके बात बताता हूँ। देखिए, आम चुनाव का परिदृश्य पूरी तरह से अलग होता है और वहां पे क्या है कि वार्ड के बूथ और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 में से 1 लोकसभा सीट में 7 विधानसभा की सीटें हैं। तो आखिर क्या जादू हो जाता है बीते 10 वर्षों या 2 आम चुनाव में कि जनता हमें बार बार चुनती है? अभी समय है, देखिए मैं बहुत अति में नहीं बोलूंगा, लेकिन समय आने दीजिए, उसमें भी जनता बता देगी कि आपकी स्थिति क्या है। लेकिन जो शीश महल प्रकरण है, जो पंजाब की सरकार के, पंजाब के राज्य के कर के पैसे से अरविंद केजरीवाल जी दूसरे जगहों पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, उन राज्यों के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं,
तो निश्चित तौर पे जनता ये भी देखेगी, ये भी समझेगी आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर रहा है। जनता इसको भी अच्छी तरह से समझती है और कब किस ठीक है। स्क्रिप्ट को आपको बोलना है ये बहुत अच्छी होती है, जनता इसको भी समझती है। अभी तक आप प्रभु श्री राम से दूरी ठीक बना है के सुभाषिनी रखते जी, थे। सीधा स्पष्ट सवाल प्रदीप जी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमें अपनी जनता पर पूरा भरोसा है, हमें मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। और वो बीजेपी ये भी कह रही कि 2014 2019 की तरह भाई यहां 2024 में भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतने जा रही है। तो कांग्रेस जो रणनीति बना रही है वो सब धरी धरी की धरी रह जाएगी। ये अकेले कांग्रेस सुभाषिनी जी आवाज आ रही है? तो शायद सुभाषिनी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मीनाक्षी जी आप रिप्लाई कर सकती हैं अगर आपने सवाल सुना है तो। देखिए मैं अभी प्रदीप जी को सुन रही थी तो जनता की बात कर रहे थे। बिल्कुल जनता जनार्दन है और अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है। ये रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे तो इनका रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल सामने है जनता के, बिल्कुल स्पष्ट है। आज महंगाई से जनता त्रस्त है, आज बेरोजगारी से जनता त्रस्त है, आज महिला सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, मैंने पहले भी कहा। आज किसान परेशान है, आज जवान परेशान है, आज देश का हर वर्ग परेशान है। तो इनको वोट करेगा कौन? आज मोदी जी अपने पुराने भाषण सुने तो खुद अपने आप को वोट ना करें तो कौन सा वर्ग इनको वोट कर देगा? और रही बात इनकी बात करूं मैं, दिल्ली में सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने इनका, पंजाब में सुपड़ा साफ कर दिया है इनका, कर्नाटक में इनका क्या है, नॉर्थ ईस्ट में इनका क्या है, साउथ में इनका क्या है, वहां की भी तो जनता इनको इतने बुरी तरह से नकार देती है। और अब तो इनका रिपोर्ट कार्ड ही इतना खराब हो गया है। रही बात ये कि 400 पार 400 पार, अरे ये सब जनता को बरगलाने के लिए, अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए करते हैं। अगर जनता को स्पष्ट दिख रहा है कि अगर लेकिन मीनाक्षी जी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब जब कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या विपक्षी गठबंधन से उनकी प्रायोरिटीज या उनके वोटर मेन्यू कार्ड के बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी प्लस पॉइंट के बजाय बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट गिनाना ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो क्या आपका वोटर का जो मेन्यू कार्ड है उसमें बीजेपी के नेगेटिव पॉइंट्स आप गिनाएंगे? देखिए हम तो कुणाल जी हमेशा जनता में अपने कामों को लेकर गए। हम तो सीना ठोक कर कहते हैं कि काम क्या हो तो वोट करना, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है अपने काम गिना सके। इन्होंने जितने वादे के सब जुमले निकले। अभी रिसेंटली देख लीजिए, इन्होंने राजस्थान में वादा किया वहां की जनता को कि हम 400 450 में सिलेंडर की, जबकि इनको 500 का पहले मिल रहा था। उसमें 450 का वादा करके मुकर गए। तो ये सिर्फ जनता को धोखा देने का काम करते हैं, सिर्फ जुमले देने का काम करते हैं। मोदी जी की जितनी भी गारंटी आज तक जुमले ही निकले हैं। अब सीधा स्पष्ट सवाल फिर आ जाएगा ना कि अगर केंद्र की एनडीए सरकार ने जो कहा वो डिलीवर नहीं किया तो 2019 में बहुमत की सरकार कैसे आई? अभी हाल फिलहाल में जो 5 राज्यों के सबसे रिसेंट विधानसभा चुनाव हुए वहां पर विपक्षी गठबंधन क्यों वहां पर धराशायी होता हुआ नजर आया? एक तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो हर जगह विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। तो सवाल तो उठेगा ना। सुभाषिनी जी आवाज पहुंच रही तो आप रिप्लाई कर सकती है मैम। जी जी, देखिए गोस्वामी जी, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम लोग एक गठबंधन के तहत आने वाला 2024 का चुनाव लड़ने वाले हैं। हम किसी झूठ की बुनियाद पर या झूठे सपने दिखाकर नहीं लड़ने वाले हैं। जो जमीनी मुद्दे हैं वो बेरोजगारी के हैं, महिला सुरक्षा के हैं, युवाओं के हैं और उनको न्याय दिलाने के हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश भर में यात्रा निकाल चुके हैं और फिलहाल यात्रा निकाल भी रहे हैं। वो जन जन से संवाद कर रहे हैं। तो जो मुद्दे हैं हम उस पर टिके हुए हैं। हमने ना झूठे वादे करे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या और कोई भी इंडी गठबंधन के घटक दल हो, कोई भी झूठ के बुनियाद पर नहीं चल रहा है। सब सच्चाई से, ईमानदारी से काम करके दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सब कुछ ठीक चल रहा है तो इंडिया गठबंधन कमजोर क्यों पड़ रहा है? जेडीयू जो उसकी आधारशिला रखने वाली पार्टी थी वो आपको छोड़कर चली गई, आरएलडी आपको छोड़कर चली गई। आप देखिए ना, चार विधायक थे आप ही की पार्टी के हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करते नजर आए। 7 विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। मैम यही तो दिक्कत है कि हम लोग ना सीधा जनता के बीच में जाने का काम करते हैं, क्योंकि आज जो मीडिया हाउसेज हैं वो हम लोगों की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, ना जनता तक पहुंचने देते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जो लोग छोड़ के गए हैं उनको एनडीए में क्या मिल गया है? कितनी सीटें मिल गई हैं उनको? कब आ रही है एनडीए की लिस्ट जिसमें घटक दलों को सीटें मिलने वाली है? कब हो रहा है? मैडम आपसे ज्यादा तो कैंडिडेट तो एनडीए ने जारी कर दिए ना।
एनडीए ने नहीं करे हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो बीजेपी के डमी कैंडिडेट हैं। आपसे सवाल भी तो उठेगा ना गोस्वामी जी, वो बीजेपी के डमी कैंडिडेट हैं, उसमें से कितने कैंडिडेट तो वापस अपने टिकट ले चुके हैं और कैंडिडेट बदल दिए गए हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। क्या एनडीए का एक भी कैंडिडेट पवन कल्याण जी का नाम लेकर आप सीधा इशारा करें। प्रदीप जी, तमाम चीजें आपने सुन ली। एनडीए का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ कैंडिडेट है, वो अपने नाम वापस ले रहे हैं। आसनसोल का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। मैं चाहूंगी एनडीए का कोई कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है क्या? या खाली एक इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी आप मीडिया वालों ने ली हुई है पूछने की? आप इनसे पूछे ना एनडीए। अरे मैडम, हम कब कह रहे हैं हम कोई पूछ, क्योंकि मैम एक चीज स्पष्ट, मैम एक चीज आप याद कर लीजिए स्पष्ट, आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का मुझे याद बयान सामने आ रहा है। वो बार बार कह रहे थे कि भाई जितनी जल्दी हो सके कम से कम 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देनी चाहिए, ताकि एक एक कैंडिडेट ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ जाए। 100 दिन भी नहीं बचे हैं, एक नाम निकलकर सामने नहीं आया। जो सूची निकलकर सामने आई है वो समाजवादी पार्टी की निकलकर सामने आई है। जनता के सामने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट ठीक है, काम करने वाले हैं, हम मिल के काम करने वाले लोग हैं और हम लोग एक तरफा काम नहीं करते हैं। एक आदमी की हमारी पार्टी में या हमारे गठबंधन में नहीं चलती है, तानाशाही नहीं है यहाँ पर। आप लोगों को थोड़े आने वाले समय में ठीक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक इसीलिए तो ठीक है। प्रदीप जी। कुणाल जी, एक अपडेट दे देता हूं। अभी पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच जो है तीखी बहस हुई है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है। और भगवंत मान जी ने, देखिए ये मैं एएनआई की खबर कोट कर रहा हूं, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं उठाया जैसा कि लोग आरोप लगा सकते हैं, और उन्होंने इनको रिमांड पर लेने का आदेश तक दे डाला है। ये खबर कितनी सच्ची है, लेकिन ये तो मैं तीखी बहस तो एएनआई के उस वीडियो में मैं देख रहा हूं जिसमें प्रताप सिंह बाजवा जी और भगवंत मान जी के बीच में आपस में तीखी बहस सदन के अंदर हो रही है। अब ये मैंने अकेले नहीं देखा, जनता भी देख रही है। तो ये दोनों गठबंधन दलों को ये बताना होगा, अरे मान लीजिए ये जो है प्रत्याशी बाद में खड़े कर लेंगे, लेकिन ये जो बहस अंदर हो रही है, क्या ये सदन के बाहर आने के साथ ही जनता को ये बताएंगे कि नहीं इनको जो मैंने सदन के अंदर आरोप लगाए वो गलत थे, हम तो अब साथ मिलकर गठबंधन की रणनीति के तहत ये कर रहे थे और हम आगे चुनाव लड़ेंगे? इसका उत्तर दे दिया जाए। देखिए चुनाव तो है ही है, चुनाव तो परीक्षा है और जनता जनार्दन के विवेक से पार्टियां जीतती हैं, लेकिन ये जो चरित्र अभी देखने को मिल रहा है कि एक राज्य में आपका अंदर सदन के अंदर आप लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति आक्रामक रहते हैं और सदन के बाहर आते ही फिर दूसरे राज्य में पहुंचते आप गठबंधन बना लेते हैं। तो कौन सी जनता को आप छल रहे हैं? उस राज्य की जनता को जिसके सदन में आपने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, या बाहर निकलने के बाद दूसरी लोकसभा सीटों में जहां पे आप मिल करके प्रचार कर रहे हैं? ये प्रश्न है एकदम जायज, इसका उत्तर मिलना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक देश का नागरिक भी हूं, मुझे चाहिए इस बात का जवाब। बताइए मीनाक्षी जी जवाब देंगे ना सीधे। मीनाक्षी जी, सीधा स्पष्ट सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन गठबंधन स्क्रीन पर दिखना भी तो चाहिए ना। अब जो खबर निकलकर सामने आई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रताप सिंह बाजवा, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई है, ऐसे कैसे होगा? ये तो मिस कोऑर्डिनेशन है मैम। देखिए अभी मैंने वो कार्रवाई देखी नहीं है कुणाल जी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बदतमीजी जरूर की होगी उन्होंने, क्योंकि या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा जो उन्होंने ऐसा एक्शन लिया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहले ही बहुत क्लियर कर दिया था, स्पष्ट है, हमारे गठबंधन की सारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है कि राज्यों में हम अपने विचारधारा हमारी अलग है और देश के लिए हमारी विचारधारा अलग है, क्योंकि आज देश को जरूरत है। एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि विचारधारा कैसे है। नहीं, पार्टी की विचारधारा होगी, राज्यों को लेकर पार्टी की अलग अलग विचारधारा कैसे हो जाएगी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा दिल्ली में अलग है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस की विचारधारा पंजाब में जाकर अलग हो जाती है। एक दो ही पॉलिटिकल पार्टीज दो डिफरेंट स्टेट्स में दो अलग अलग कैसे विचारधारा रख सकती है मैम? लोकतंत्र की हत्यारी सरकार हो गई है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की बात कर रही है। क्योंकि अब आप फिर मेरे सवाल को गोल कर रही हैं मैम, अब मेरे आप सवाल को गोल कर रही हैं। सीधा स्पष्ट सवाल था कि पार्टी की विचारधारा की आप दुहाई देती नजर आ रही हैं, लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देती नजर आ रही हैं, लेकिन जो विचारधारा दिल्ली में 4 और 3 की सीट शेयरिंग पर सब नॉर्मल होता नजर आता है, वो पंजाब में जाकर फेल क्यों हो रहा है? हमारे लिए देश सर्वप्रथम है और हम देश के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आज के टाइम में नागरिक से भी बढ़कर हमारा देश है, कार्यकर्ताओं से बढ़कर देश है, पार्टी से बढ़कर देश है। तो आज हमारे लिए पार्टी से बढ़कर देश है, क्योंकि ये
लोकसभा का इलेक्शन है, और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, बीजेपी की केंद्र सरकार ने तानाशाही मचा रखी है, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है, और जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि आपने अभी खुद जिक्र किया कि जो ये दूसरों के विधायक खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये बहुत लोकतंत्र की हत्या नहीं है, तो बताइए क्या है ये ईडी का डर दिखाकर नहीं, और वो तो जितने जा रहे हैं एनडीए में सब अंतरात्मा की आवाज की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। सुभाषिनी जी, तमाम लोग जो बागी हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से या विपक्ष से, वो अंतरात्मा की दुहाई देते नजर जा रहे हैं। पार्टी क्या मंथन कर रही है कि अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनी जाती है? तो मजबूरी है उन बेचारों की। ठीक है मीनाक्षी जी। सुभाषिनी जी। और कुणाल जी, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ कुणाल जी, जब इन्होंने बात करी इस चीज की, तो ये बताइए, जब इनको विश्वास है तो इन्होंने नीतीश जी के पैरों में गिरकर यू टर्न क्यों लिया, ठुकर क्यों चाटा, जबकि इनको तो 400 पार का विश्वास होना चाहिए। इन्होंने तो कुंडली बंद कर दी थी नीतीश जी के लिए। अभी रिसेंटली अशोक चौहान जी को, जिनको ये कहते थे कि जी आदर्श घोटाले, मैम ये तो कोई बात नहीं हुई ना। राजनीति में कोई परमानेंट, कोई दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये तो फिर आपकी सहयोगी आरजेडी से भी आप सवाल पूछिए, कांग्रेस से भी आप सवाल पूछिए कि जेडीयू के साथ, जेडीयू एनडीए के साथ थी, बीजेपी के साथ थी, उसे आपने फिर स्वीकार कर लिया। ये तो फिर वही बात हुई ना। फिर एक बेकार की बात है मैम। सुभाषिनी जी, आवाज पहुंची आप तक? हम तो गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि जनता इनके साथ है, गठबंधन की क्या जरूरत है? एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए मुझे। कुणाल जी, बाकी सब छोड़ दीजिए, एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री जी को क्या क्या नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी को, अगर इनको इतना कुणाल जी, ठीक है। अब प्रदीप जी को सुन लीजिए ना। बजट से संबंधित सवाल। ठीक है मैडम, ओके। कुणाल जी, बजट से संबंधित कार्यक्रम में बजट से संबंधित एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। कुणाल जी, बजट से संबंधित कार्यक्रम में बजट से संबंधित सवाल पूछ लेता हूं मैं। आखिर जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि, अरे चुप कराइए कुणाल जी, इनको चुप कराइए यार, इन्हें बहस करने आते हो, कहां से बुला लेते हैं, इन्हें चुप कराइए। मैम सुन लीजिए, वो शांत थे मैडम। मीनाक्षी जी प्लीज सुन लीजिए। जी प्रदीप जी, आखिर पिछले बजट में क्या कमी रह गई थी जो अरविंद केजरीवाल जी को यह कहना पड़ा कि बिल मत दीजिएगा? क्या वो क्लर्कियल एरर थी? क्या वो बाबूशाही थी? क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल जी को कहना पड़ा कि जल निगम का बिल आए तो मत दीजिएगा? क्यों कहना पड़ा? क्या उसका सुधार वर्तमान बजट में किया गया है? और किया गया है तो क्या किया गया है? ठीक है मीनाक्षी जी, ओवर टू यू। एक मिनट मीनाक्षी जी, एक सेकंड। गोस्वामी जी, मीनाक्षी जी, एक मिनट। पहली बात तो यहाँ पे मैं और मीनाक्षी जी दो महिला पैनलिस्ट हैं, और इतनी जिस तरीके की बातें ये बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि चुप कराइए, ये सुनना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को पैनल मिल जाते। पहली बात, जब इनको सच बोला जाए तो ये लोग इस तरह से तिलमिलाते हैं। आप गोस्वामी जी कम से कम पैनल में ऐसे लोग लाइए, ये इनका असली चेहरा है, महिला का सम्मान ये इस तरह करते हैं। ऐसे पैनलिस्ट लाइए जो कम से कम महिलाओं से बात करने का तरीका हो और उनकी सच्चाई बात सुनने का। इतने सम्मानजनक से हम लोग इनसे बात कर रहे हैं, इनको जानते भी नहीं हम उसके बावजूद, और ये इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। ये किस तरीके की डिबेट करवा रहे हैं? तो क्या गाली देती क्या? ये देखिए, ये सर है इनका, ठीक है। अब मीनाक्षी जी को सुन लेते हैं। मीनाक्षी जी, सीधा स्पष्ट सवाल था कि जल निगम बोर्ड की बात को लेकर जो अरविंद केजरीवाल जी को बोलना पड़ा कि भाई अगर बिल आए तो बिल मत देना, कहां पर वो चीजें क्लैश होती नजर आ रही हैं? क्या चीजें हैं जो जनता तक डिलीवर नहीं हो पाई, या फिर जो कंफ्यूजन था दूर नहीं हो पाया? अगर इशू था, क्या इस बजट में सॉर्ट आउट हो गया या नहीं? कुणाल जी, मुझे लगता है कि प्रदीप जी जानकारियां नहीं रखते या फिर खबरें नहीं देखते हैं। कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्टीकरण दिया कि भाई कोरोना के समय में जब रीडिंग्स गलत ले गई, क्योंकि जो रीडर्स थे वो ठीक से रीडिंग नहीं ले पाए, तो लोगों की गलत रीडिंग चली गई, उस वजह से गलत बिल आ रहे थे। लोगों की शिकायतें आ रही थी कि भाई जो बिल है वो करेक्शन करवाने हैं, क्योंकि गलत रीडिंग्स आ रही हैं। किसी में रीडर्स ने स्टॉप मीटर लिखकर भेज दिया, या कई कारण रहे जिसकी वजह से गलत मीटर आए। हमने उसे एक्सेप्ट किया और हमने उसे अपने करेक्शन करने के लिए हमने कहा कि हम आपका उसके लिए बिल लेकर आए कि भाई हम उसको एक सेटलमेंट बिल लेकर आते हैं, कि भाई उसके लिए हमने पूरी नीति बनाई कि किस तरीके से उसको क्लियरफाई किया जा सकता है, किस तरीके से उस बिल को ठीक किया जा सकता है, ताकि किसी भी जनता को परेशानी न हो, उनको ज्यादा बिल पे ना करना पड़े। हमने पूरी नीति बनाई, पूरी स्पष्टीकरण है उस नीति का। और लेकिन क्योंकि एलजी साहब को दिल्ली की जनता से नफरत है, बीजेपी की केंद्र सरकार को दिल्ली की जनता से नफरत है, वो कोई भी जनता के कल्याण के काम में हमेशा टांग अड़ाने का काम करते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का काम हो, दवाइयों का काम हो,
चाहे वो किसी भी तरीके की जनता के हित का काम हो, वो हमेशा टांग अड़ाते हैं। और ये जनता के हित का काम था कि जिसमें उनके जो बिल थे, जो जनता बहुत दिनों से डिमांड कर रही थी कि हमारे बिल जो रेक्टिफाई किए जाएं, और उसके लिए हम बिल भी लेकर आए, उसमें एलजी साहब ने टांग अड़ाने का काम किया। आज हम चाहते हैं कि वो बिल रेक्टिफाई हो ताकि दिल्ली की जनता पे बोझ ना पड़े और वो सही बिल पे कर सके। तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि दिल्ली की जनता के कामों को समझते हैं अरविंद केजरीवाल, वो उनके दर्दों को समझते हैं। लेकिन जो सुभाषिनी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है, वो दिल्ली की जनता से नफरत करते हैं। दिल्ली की जनता के हितों के लिए कोई भी अगर पॉलिसी लाई जाती है तो सबसे पहले टांग अड़ाने का काम करते हैं। कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी राजनेता अपनी जनता से नफरत करने लगा तो वो जनता उसे वोट किस नाम पर देगी? ये तो फिर वही बात है ना, बरगलाने वाली चीजें हो गई। ठीक है प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सुभाषिनी जी के पास जाऊंगा। बहुत देर से मैं उनका वेट कर रहा हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब चुनाव मुआयने पर है ना, देख लेंगे कि आप जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं उनमें से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के पास जाएंगी। ठीक है प्रदीप जी, अपनी बात रखिए। 21 में गलती हुई, 22 में गलती हुई, 23 में सुधरना था। चौथा साल है ये। क्या 2020 में जब नहीं हुई मीटर की रीडिंग प्रॉपर तो 21 में नहीं सुधारी जानी चाहिए थी? उस बार भी तो बजट आया था, चलिए 21 में नहीं सुधारी, 22 में तो सुधारी जानी चाहिए थी 2 वर्षों के अगर, फिर 22 में भी नहीं सुधरा तो 23 में तो सुधर जाना चाहिए था। ये क्या है? आखिर हर बार बजट आता है, इतने पैसे खर्चे होते हैं विज्ञापन पे, इतने आखिर ये 3-3 साल का बैकलॉग क्यों है? ये तो लॉजिकल सवाल है ना। बाकी हटा दीजिए, बाकी सारे प्रश्नों को नगण्य करिए, लेकिन 2020 में आया था कोविड, उसके बाद 3 वर्षों तक क्या करते रहे अरविंद केजरीवाल जी? ठीक है, अब सुभाषिनी जी सीधा स्पष्ट सवाल, क्योंकि कल एक बड़ी जनसभा देखी हमने बिहार में और राहुल गांधी जी थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। नो डाउट आज मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के गढ़ में वो यात्रा गुजर रही है। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और कैसे आप आश्वस्त करेंगी कि भाई जो भीड़ जनसभा में उमड़ रही है, जो रैलियों में नजर आ रही है, यात्रा में नजर आ रही है, वो वोटों में भी कन्वर्ट होगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखी थी जमकर भीड़ थी भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन उसका कुछ सियासी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला नहीं था। देखिए गोस्वामी जी, अब ईवीएम तो हमने सेट नहीं की हुई है कि हम पहले से ही घोषणा कर दें कि हमारी इतने की गारंटी है। तो हम लोग तो जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और जनता हमें समर्थन देगी। और आपको ये मई में जब नई सरकार बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने दिखाने का काम, मैं फिर से दोहराऊंगी, नहीं करते हैं। हम वास्तविकता में जीते हैं, वास्तविकता से चुनाव लड़ेंगे, सच्चाई से चुनाव लड़ेंगे, जो एक डेमोक्रेसी में। बड़ा सवाल ये है ना कि आपने जो ईवीएम का नाम ले लिया, फिर से वही विपक्ष का रटा रटाई चीज है। चुनाव से पहले हो, चुनाव के दौरान हो, चुनाव के बाद हो, कि जब भी चुनाव हाथ से खिसकता नजर आता तो ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम फेक हो जाती है, प्लांट हो जाती है, लेकिन चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में होते तो ईवीएम ठीक होती है। बहरहाल चुनाव सर पर है, देखना बेहद खास होगा कि तमाम जनता जनार्दन को निभाने के लिए तमाम चीजें हैं वो कितने फायदे में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। बहरहाल ललकार में आज दिल्ली के आम बजट को लेकर जो राम राज्य वाला बजट केजरीवाल सरकार कहती नजर आई, देखना बेहद खास होगा कि इस राम राज्य बजट से दिल्ली की जनता को कितना फायदा होगा और सियासी रूप में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो इस गठबंधन के चुनाव में है, चुनावी समर में है, उसको कितना फायदा देती नजर आएंगी। बहरहाल आज